अब हम लोग जो हैं, जो किसान आंदोलन है या विद्रोह है, इसका ये पार्ट 4 है। और ये चारों पार्ट को देखना ज़रूरी है। इसके बिना आपका कॉन्सेप्ट क्या है, अधूरा है। आइए, पहला जो सवाल है तेभागा आंदोलन पे है। तेभागा आंदोलन आपको याद है, इसका टाइमलाइन आज़ादी से पहले 46-47। अब इसके बारे में कथन आपको चुनना है। इस आंदोलन का आयोजन आपको कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चे अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा किया गया। ये सोचने वाली बात है। तो हमको लगता है कि किया गया होगा सीपीआई के द्वारा, इसके अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा। इसका केंद्र मुख्य रूप से बंगाल के उत्तरी तटीय इलाके जैसे मिदानपुर, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी था। ये भी सही है। इसका केंद्र तेभागा आंदोलन कहाँ चला, बंगाल में। अच्छा, तेभागा शब्द का अर्थ क्या है कि फसल का 3 हिस्से करना, जिसमें किसानों की मांग थी कि 2 हिस्से किसान को मिलेंगे, बटाईदार को, और 1 हिस्से जमींदार को। ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि बंगाल में चला ये आंदोलन, ये सीख मिलता है ये वाले क्षेत्र में, और इसको सीपीआई सपोर्ट किया था। अब है वेल्लोर विद्रोह। ठीक है, वेल्लोर विद्रोह के ऊपर सवाल है। वेल्लोर विद्रोह आपको पता ही है, 1806 में हुआ था। कब हुआ था, 1806 में। यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में वर्दी के नियमों यानी कि ड्रेस कोड रेगुलेशन के खिलाफ तत्कालीन प्रतिक्रिया के रूप में भड़का था। ये बिल्कुल सही है कि यह जो आंदोलन विद्रोह है, ये ड्रेस कोड यानी कि वर्दी के नियमों के खिलाफ भड़का था। इस नए ड्रेस कोड के अनुसार हिंदू सैनिकों के माथे पर धार्मिक चिन्ह लगाने और मुसलमानों को दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं थी। ये भी सही है। इस विद्रोह के दौरान सिपाही ने मैसूर के टीपू सुल्तान के परिवार के सदस्यों को नज़रअंदाज करते हुए मराठा पेशवा को अपना शासक घोषित किया। ये गलत है। वेल्लोर विद्रोह में अपने साथ किसको लिया था, टीपू को लिया था। ठीक है, सिपाही लोग किसका साथ मांगा, टीपू का। चौथा, मद्रास के तत्कालीन गवर्नर विलियम बेंटिक के थे और कमांडर इन चीफ जॉन क्रेडॉक थे। तो इसमें वेल्लोर विद्रोह हुआ, ये कब हुआ, 1806 में। 1806 वाला टाइम पीरियड क्या सोचो, विलियम बेंटिक का था तो था। और इस समय कमांडर इन चीफ कौन थे, क्रेडॉक। तो आंसर क्या होगा, 1, 2, 4। ठीक है, टीपू सुल्तान के पुत्र, वेल्लोर विद्रोह में लोग अपना नेता किसको चुने, जो टीपू सुल्तान के पुत्र है ना, टीपू सुल्तान के पुत्र को चुने, टीपू सुल्तान को भी नहीं। टीपू सुल्तान के पुत्र थे फतेह हैदर को चुना गया। इम्पोर्टेंट बात है, फतेह हैदर को चुना गया। अब है यहाँ पे 19वीं सदी के मध्य के दौरान भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय बलों के विघटन के कारण हुई अशांति क्या थी। तो बोल रहा है 19वीं सेंचुरी के बीच में यूरोपीय बल यानी कि सैनिकों का जो विघटन हुआ, उसके कारण कौन सा विद्रोह हुआ, बताओ। वेल्लोर विद्रोह नहीं, ये तो भारतीय सैनिकों के कारण हुआ था वेल्लोर विद्रोह। श्वेत विद्रोह हुआ था। कौन, श्वेत। वेल्लोर विद्रोह में कौन थे, भारतीय सैनिक थे, जिनको ड्रेस कोड नियम, टीका नहीं लगाने देना, दाढ़ी नहीं रखने देना, इसके खिलाफ हुआ था। जबकि जो श्वेत विद्रोह है, ये यूरोपीय बलों के कारण हुआ था। फिर आपको आते हैं एका आंदोलन के ऊपर सवाल। एका आंदोलन के ऊपर सवाल। एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आंदोलन मुख्य रूप से वर्तमान यूपी के अवध क्षेत्र जो है, हरदोई, बहराइच, बराकी, सीतापुर जैसे में किसानों द्वारा शुरू की गई थी।
तो पहली बात याद रखना, एका आंदोलन जो आपका बंगाल में नहीं यूपी में शुरू हुआ था, याद रहेगा। वो भी कब, 1921 में, 21 एका। दूसरा कथन है, इस आंदोलन का मुख्य कारण जमींदार द्वारा अत्यधिक लगान निर्धारित वसूलना और नजराना जैसी प्रथाओं को लागू करना। बिल्कुल, एक नजराना लेता था, अधिक लगान वसूल करता था, ये भी कारण है। असहयोग आंदोलन के दौरान इस आंदोलन को कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने पूर्ण समर्थन प्राप्त था, लेकिन बाद में आंदोलन के हिंसक होने पर यह समर्थन वापस ले लिया। ये भी सही है, शुरुआत में तो समर्थन दिया, लेकिन आंदोलन हिंसक हुआ तो क्या हुआ, वापस ले लिया अपना समर्थन। चौथा, इस आंदोलन का नेतृत्व एक स्थानीय नेता मदारी पारसी और उनके सहयोगी सहदेव द्वारा किया गया था। बिल्कुल, मदारी पारसी लोग, सहदेव, ये सब जो निचली जाति के लोग थे वो मेनली कर रहे थे इसको लीड। तो कितने कथन सही है, सभी सही है। अब कोल विद्रोह के ऊपर सवाल। कोल विद्रोह के ऊपर सवाल आपको तो पहले याद रखना चाहिए, 31 को पैसा मिलेगा था, 1831 में कोल विद्रोह हुआ। यह विद्रोह मुख्य रूप से छोटा नागपुर और सिंहभूम, कहाँ पे हुआ था, छोटा नागपुर और सिंहभूम वाला क्षेत्र में हुआ था, टिक्कू लोगों को खिलाफ। बिल्कुल, इस विद्रोह का नेतृत्व केवल कोल जाति द्वारा ही किया गया था और इसमें उराव और मुंडा जैसी कोई अन्य जातियों की हिस्सा नहीं थी। गलत, उराव और मुंडा भी जाति इसमें शामिल थी। यह विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, छोटा नागपुर के राजा द्वारा कई गांवों को गैर आदिवासी को पट्टे पर देना था, जिसे पारंपरिक जनजातीय अधिकारी छीने गए थे। ये वाला पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। ये बोल रहा है कि विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था कि वहाँ का जो राजा था वो कई गांव को गैर आदिवासी को दे दिया पट्टे पर। किस पे, पट्टे पे, जिससे उनकी जो पारंपरिक जनजातीय अधिकार क्या थे, छीन लिए गए। तो ये वाला पॉइंट क्या है, क्रेजी पॉइंट है, इसको अच्छा से समझे। इस विद्रोह को दबाने में असफल रहने के बाद ब्रिटिश सरकार ने जंगल महाल जिले को समाप्त किए। बिल्कुल, और साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया। तो ये भी पूछ सकता है, कोल विद्रोह का बहुत ही प्रमुख परिणाम है कि इस विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी नामक संगठन का गठन किया। ठीक है, अभी कब किया था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन, 1833, याद रहेगा। जस्ट मतलब कि ये कोल विद्रोह है तुरंत समाप्त हो गया। क्या हो गया, तुरंत समाप्त हो गया। फिर यहाँ पे बिंद्रई मानकी में शिवभूम जिले के छोटानागपुर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह के दौरान एक प्रमुख नेता थे। तो बिंद्रई मानकी ये जो है कोल विद्रोह से इनका नाम जुड़ा हुआ है। देखो, इंसुरेक्शन विद्रोह का क्या है, इंसुरेक्शन। अब आते हैं चुआड़ विद्रोह पे सवाल। किस पे, चुआड़ विद्रोह पे सवाल है। चोर चुहार कुमार 1789 के आसपास हुआ था, याद है, फ्रांस की क्रांति में चोर चुहार कुमार। यह विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था, बंगाल। देखो, ऐसे भी चोर चुहार लोग कहाँ होते हैं, बंगाल में ही, यूपी में नहीं, बंगाल में। चोर चुहार ममता बनर्जी लोग बंगाल में, बंगाल के मिदानपुर, बागनपुरा, पुरुलिया जिलों में हुई थी। चुआड़ लोग मूल रूप से भूमि जनजाति के थे। कहाँ पे थे, भूमि जनजाति। देखो ये भी याद रखना है, चोर चुआड़ के पास भूमि बहुत होता है, इसी कारण ये लोग भूमि जनजाति के थे, जो खेती और पशुपालन के साथ साथ स्थानीय जमींदारों के यहाँ पायक के रूप में भी काम करते थे। इनकी जो चुआड़ विद्रोह है वो भूमि जनजाति के थे और पशुपालन के साथ साथ पायक के रूप में भी काम करते थे। जब कंपनी ने बढ़ाए के भू राजस्व, लगान और पायकों की जमीन छीनने कर भारी लोगों को दिया, जिसके कारण विद्रोह भड़का। तो 1 2 3 तीनों सही है।
तो हमको इस क्वेश्चन में यही देखना था कि ये बंगाल में हो रहा है, पुरुलिया बांकुरा जिले में। दूसरा ये भूमि जनजाति का था। तीसरा ये लोग क्या करते थे, खेती के साथ साथ सैनिक भी थे। इसका विद्रोह का कारण भी क्या है, आर्थिक है। तो ये तीनों सही है। अब चुआड़ विद्रोह के ऊपर एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता और घटनाओं के ऊपर आप सवाल बताएं। इस विद्रोह का प्रमुख नेता वो दुर्जन सिंह थे, बताए थे ना, चोर चुआड़ दुर्जन। जगन्नाथ पाथर, श्याम गंजाम, रानी शिरोमणि, ये बहुत NCSCIT में भी इनका नाम दिया हुआ है, रानी शिरोमणि। रानी शिरोमणि का संबंध किस विद्रोह से है, तो देखो मणि है, तो मणि को क्या करेगा, चोर चुआड़ ही चुराएगा ना, तो चुआड़ विद्रोह से संबंधित है रानी शिरोमणि। एक दुर्जन सिंह सबसे इम्पोर्टेंट नाम। यहाँ पे है करणगढ़, कहाँ की रानी थी, करणगढ़, मेरे करण अर्जुन आएंगे। करणगढ़ की जो रानी शिरोमणि है, इस आंदोलन को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया, जिसके कारण उन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, यह विद्रोह 1766 में शुरू हुआ और विभिन्न चरणों में चलते चलते 1816 में समाप्त हो गया, यानी कि काफ़ी लंबा समय तक चला। तो सभी सही है। और एक बात यहाँ पे याद रखना है, चौहार विद्रोह को दबाने के लिए ही 1800 में, कब, 1800 में जंगल महाल क्षेत्र का गठन किया गया। ये आपके SCIT का फैक्ट है कि चौहार विद्रोह को दबाने के लिए 1800 में जंगल महाल क्षेत्र का गठन किया गया था। मेन आपको इसमें किस में देखने के लिए मिला ना, कैरेक्टर रानी शिरोमणि। कहाँ की रानी थी, करणगढ़ की, जिसके कारण अंग्रेज इसको गिरफ्तार कर लिया। अब तमार, तमार विद्रोह, तमार विद्रोह के बारे में देखते हैं। यह विद्रोह कहाँ हुआ, छोटा नागपुर में। मार ये छोटा नाग है, मार ये छोटा नाग है, ऐसे याद कर सकते हो, मार ये छोटा नाग है। 1789 से 1832, यानी कि चुआड़ के आसपास ही हुआ। 1789 से, जैसे फ्रांस की क्रांति में मार, ऐसे भी याद कराते हैं, फ्रांस की क्रांति में मार। और ये तमार जनजाति और अन्य आदिवासियों के द्वारा मिलकर किया गया था, जो ब्रिटेन के प्रशासनिक नीति है। इस विद्रोह की शुरुआत ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ, यानी कि तमार विद्रोह में कौन है, भोलानाथ, तो भोलवा मारता है, जिसका मुख्य कारण डिकुओं को बाहर निकालना था। विद्रोह के विभिन्न चरणों को दबाने के लिए मेजर जेम्स क्रोफर्ड और कैप्टन होगन जैसे अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था। यह विद्रोह का अंत 1832 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह दमन के साथ हुआ। बिल्कुल, यह विद्रोह का अंत गंगा नारायण सिंह के साथ हुआ। तो मेनली आपको क्या क्या याद रखना है कि तमार विद्रोह कहाँ हुआ था, तमार छोटा नाग, छोटा नागपुर क्षेत्र। कब हुआ, फ्रांस की क्रांति में, इसके आसपास हुआ। इस विद्रोह की शुरुआत कौन किया, तो भोला सिंह को मार और डिको को भगाने के लिए हुआ। फिर यह विद्रोह विभिन्न चरण में चला, मेजर जेम्स कैफ्रोड और कैप्टन होगन जैसे अंग्रेज अधिकारी। फिर 1832 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह का दमन हुआ। तो चारों विद्रोह सही है। फिर यहाँ पे देखो, तमार विद्रोह का दूसरा चरण 1789 में विष्णु मानकी या विष्णु मौजी मानकी की भूमिका के विषय में कथन चुने, यानी कि तमार विद्रोह से विष्णु भी जुड़ा हुआ, विष्णु मानकी और मौजी मानकी, विष्णु मानकी और मौजी मानकी। इसने 3000 मुंडा आदिवासियों को ये मोटिवेट किया कि आप लोग टैक्स ना दें। इसका एक रोल ये है। इस विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी द्वारा सबसे पहले कैप्टन हॉगन को भेजा गया था, लेकिन वो असफल रहा। कैप्टन हॉगन के बाद कपूर को भेजा गया, लेकिन अब वो विद्रोह का दमन किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण नागवंशी राजा जो थे और अंग्रेज द्वारा जो क्या किया गया, डीकू को तमार क्षेत्र में बसाया गया। तो हम लोग क्या क्या देखें इस विद्रोह के दौरान, इस विद्रोह के दौरान हम लोग को क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि विष्णु मानकी और मौजे का भी भूमिका है। विष्णु मानकी और मौजे मानकी, ये लोग 3000 मुंडाओं को संगठित किए और बोले कि तुम लोग टैक्स नहीं दो। पहले कैप्टन हॉगन को भेजा गया, नहीं दबा विद्रोह तो कपूर को भेजा गया। और एक कारण था कि नागवंशी राजा, कौन, नागवंशी राजा अंग्रेज द्वारा जो बाहरी दिक्कू हैं उसको इस क्षेत्र में बसाया गया।
तो ये सब पॉइंट याद रहेगा बिल्कुल। अब यहाँ पे देख लो, तमार विद्रोह जो है उसमें किसका किसका नाम जुड़ता है। सबसे शुरुआत में तो भोलानाथ का नाम जुड़ा ही था, याद है, भोलानाथ, जो कि कॉर्पोरेट को दबाया, मारा जेम्स कॉर्पोरेट को। फिर विष्णु मौर्य, याद है, 3,000 मुंडाओं को संगठित किया था, तो कैप्टन हॉगिन को हराया, लेकिन फिर कपूर आया तो इसको हराया। और उसके बाद जो क्या है, कैप्टन बैन आया। आखिरी में कौन है, दुखन मानकी। क्या है, दुखन मानकी। ये मानकी मानकी सब इसी से संबंधित है। रफीस आया, तो ये सब याद रहेगा। ठीक है, अंग्रेज में कौन कौन है, प्रॉफिट है, हॉगिन है, कपूर है, बैन है, रफीस है। ठीक है, ये सब। हौज विद्रोह बताए थे ना, कब हुआ था, असहयोग आंदोलन के 100 साल पहले, यानी कि 1820 में असहयोग के समय मौज। ये कहाँ हुआ था, तो हो ये कहाँ हुआ था, ये संथाल परगना में। कैसे याद रखोगे, हो संत, हो संत का हाल चाल है, का हाल चाल है, हो संत क्या हाल चाल है, याद रहेगा बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, अंग्रेजों द्वारा हो लोगों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य समझौता किया गया था। तो यहाँ पे देखो, अंग्रेजों द्वारा हो लोगों पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा सैन्य अभियान या समझौता किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हो कंस मामा, हो कंस मामा, इसे याद रखो। तो विल्कन्स योजना है ना, ये होज विद्रोह से ही जुड़ा हुआ है। होज विद्रोह को अंततः कब समाप्त किया गया, बहुत जल्दी, 1827 में। हो विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आदिवासियों को अंततः जमींदारों को कर देने के लिए मजबूर किया गया, नहीं। ऐसा कर सकते हो कि हो विद्रोह की असफलता आगे चलकर महान कोल विद्रोह का कारण बनी, नहीं। कोल विद्रोह का हो विद्रोह से कोई संबंध नहीं है, आज संबंध है, ये सब सही है। इस विद्रोह ने आदिवासी राजनीतिक चेतना की नींव रखी, बिल्कुल, तो हो ही आगे कोल बना। होज विद्रोह के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए गवर्नर जनरल के किस एजेंट का नेतृत्व में सामरिक योजना बनाई थी। तो कैप्टन विल्किंस, याद है ना, विल्किंस योजना किससे संबंधित है, ओ कंस मामा, ऐसे याद है। मेन यही हमको लगता है पॉइंट यही है सवाल का। अब श्वेत विद्रोह पे सवाल है। ये जो श्वेत विद्रोह पे सवाल है, ये भी एईयू में पूछा था। श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए गंभीर खतरा पैदा किया, जो 1857 के विद्रोह के समान थे। बिल्कुल ऐसा खतरा पैदा किया जो 1857 के विद्रोह के समान थे। यह मुख्य रूप से उन भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था जो ब्रिटिश अधिकारी द्वारा अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार से असंतुष्ट थे। गलत, ये जो है भारतीय सिपाहियों की शिकायत पे नहीं, यूरोपीय सिपाहियों की शिकायत पे हुआ था, यही पॉइंट पकड़ना था। तो केवल ये सही है और ये गलत। भारतीय सिपाहियों की शिकायत पे कौन सा विद्रोह हुआ था, 1806 में वेल्लोर विद्रोह। अब आते हैं यहाँ पे, देखो भारत में जो है 3 बार श्वेत विद्रोह हो चुका हुआ है। एक तो 1786 में चक्का लोग विद्रोह किया क्लाइव के समय, कब, डबल भत्ता को लेकर, दोहरे भत्ता को लेकर। फिर 1858 से 1859 में श्वेत विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति के जस्ट बाद हुआ, जब यूरोपीय सेना का ब्रिटिश सेना में विलय कर दिया जा रहा था। तब सैनिकों के अधिकारियों की नई सेवा शर्तें अस्वीकार कर विद्रोह कर दिए। उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद को लेकर 1883 में, इस समय भी श्वेत विद्रोह हुआ।
ठीक है, तो 3 बार हुआ। अब है ये, अच्छा यहाँ पूछ रहा है सवाल इतना बढ़िया कि किस वर्ष सरकार द्वारा श्वेत विपक्ष द्वारा इल्बर्ट विधेयक को पेश करने के प्रयास पर हंगामा हुआ, जिससे सरकार को विधेयक को वापस लेने पर मजबूर किया गया। इतना बात बोल रहा है, सीधे पूछना चाह रहा है इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883। इसी से श्वेत विद्रोह हो रखा था तीसरी बार। ऐसे 3 बार हो चुका है श्वेत विद्रोह। 1786 क्लाइव, 1857 के बाद 1858 कौन था? कैनिंग। फिर उसके बाद 1883 में रिपन के समय। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है ऐतिहासिक दृष्टि से श्वेत विद्रोह के क्या परिणाम निकले, तो ये भी निकला और आपका ये भी निकला। 1859 में विद्रोह ने अंग्रेजी को सेना में भारतीय की तुलना में यूरोपीय सेना के अनुपात संतुलित करने के लिए मजबूर किया गया। ये है 1859 में जो विद्रोह हुआ उसमें अंग्रेजों को सेना में भारतीय की तुलना में यूरोपीय सैनिक के अनुपात को संतुलित करने के लिए मजबूर किया। फिर 1883 में इस समय भी हुआ था, तो इस समय क्या किया? यूरोपीय लोगों के पक्ष में संशोधन किया गया, जैसे भारतीय न्यायाधीश का अधिकार सीमित हो गया, है कि नहीं। अब जो है यहाँ पे है प्रश्न, खांसी विद्रोह के बारे में आप कथन चुनिए। बताए ना, खांसी क्या है? तीत लगा तो खांसी हुआ, तो तिरोड सेन का नाम खांसी विद्रोह से जुड़ता है। विद्रोह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक लोकप्रिय विद्रोह के रूप में विकसित हुई। खांसी विद्रोह लोकप्रिय विद्रोह के रूप में विकसित हुई, तो दोनों होगा। देखो यहाँ पे खांसी विद्रोह के बारे में क्या क्या पॉइंट है। तो तिरोध सिंह, ठीक है, कब? तिरोध सिंह। इसका नेतृत्व कौन किया? गारो, खांसी, खामती और सिंगफोज। कौन? सिंगफोज नाम के बाहरी लोग किया। पहाड़ी इलाकों में बाहर निकले के लिए एक साथ विद्रोह किया। इस विद्रोह का वर्मानिक और मुकुंद सिंह ने भी विशेष योगदान दिया। वर्मानिक और मुकुंद सिंह ने भी योगदान दिया था। वर्मानिक और मुकुंद सिंह। बोल रहा है कि अंग्रेज सबसे पहले जब दीवानी अधिकार मिला था किस जनजाति से पंगा हुआ था? खांसी हुआ था उसको सबसे पहले, अंग्रेज को, खांसी। अब अहोम और अंग्रेज का ही तुलना। अहोम और अंग्रेज के बीच में तुलना। अहोम विद्रोह कब से कब तक चला? मात्र 5 साल तक। 1828 से शुरू हुआ और 33 तक चला। यह विद्रोह अंग्रेजों द्वारा किए गए विश्वासघात और उनकी साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ अहोम राजवंश और वहाँ की जनता का पहला संगठित विद्रोह था। ये सही है बिल्कुल। विद्रोह की पृष्ठभूमि या मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों का वादा तोड़ना। क्या है? अंग्रेजों का वादा तोड़ना, ये कारण है विद्रोह का। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 और 26 के समय। इसमें अंग्रेज ने वादा किया था कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा वो असम छोड़ देंगे। लेकिन युद्ध जीतने के बाद उन्होंने यांडूप की संधि के तहत असम को अपने अंदर ले लिया। तो ये एक विश्वासघात किया अंग्रेज, तो इसके लिए कारण हो गया युद्ध का। मतलब कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध अहोम युद्ध से संबंधित है। दूसरा कारण क्या था? तो परंपरागत व्यवस्था की समाप्ति। ब्रिटिश प्रशासन ने असम के सदियों पुरानी एक पारंपरिक पायक प्रणाली थी जो अहोम राजस्व व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो अहोम में एक पायक प्रणाली थी। कौन प्रणाली थी? पायक थी। खेल प्रणाली भी है एक, इसी बार यूजीसी नेट में पूछा था। तो ये पायक प्रणाली को भी समाप्त कर दिया।
ऊपर विश्वासघात किया, पैक प्रणाली का समाप्त किया। तीसरा, आर्थिक शोषण किया। अंग्रेजों ने क्या किया, टैक्स अधिक लगाना शुरू किया और जिससे गहरा असंतोष हुआ। तो अहोम का हम लोग देखते हैं पढ़ाई, इसका पंगा हम लोग दो चीज़ से देखते हैं, एक तो अहोम वर्सेस अंग्रेज, एक अहोम वर्सेस मुगल भी आएगा। पहले अहोम वर्सेस अंग्रेज देख ले रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 8 में भी बहुत डिटेल में दिया है। फिर चौथा कारण क्या है, अभिजात वर्ग का अपमान। अहोम राजवंश और उनके मंत्रियों ने अपनी राजनीतिक शक्ति और सामाजिक विशेषाधिकार खो दिए और वे अंग्रेज के कट्टर दुश्मन बन गए। विद्रोह का नेतृत्व और घटनाक्रम। अब अहोम में कौन मुख्य नेता थे, तो 1828 में अहोम के प्रमुख नेता थे राजकुमार गोमधर। कौन थे, गोमधर। उनके साथ थे धनंजय बोरगोहेन, जयराम खगोड़िया फुकून। तो जयराम फुकून, बोरगोहेन, राजकुमार गोमधर कोम्बर, ये सब थे। स्वतंत्रता की घोषणा। गोमधर कोंवर ने खुद को अहोम का राजा घोषित कर दिया और रंगपुर में ब्रिटिश किले पे हमला की योजना बनाई। कहाँ पे अहोम ने योजना बनाई, रंगपुर में। सैन्य टकराव हुआ, ब्रिटिश चौकियों पर हमला किए गए हैं। आधुनिक सेना और बेहतर सैन्य रणनीति सामने टिक नहीं पाई। फिर दमन और गिरफ्तारी कैसे हुआ, तो 1830 में इस विद्रोह की कड़ाई से दबा दिया गया और गोमधर कोंवर को गिरफ्तार कर लिया गया और 7 साल के लिए देश निकाल दिया गया। और फिर दूसरे विद्रोह का भी प्रयास हुआ। तो यहाँ पे देखिए गोमधर का, एक तो गोमधर किसके साथ मिलकर लड़ा, बोरगोहेन के साथ, जयराम फुकून के साथ। उसके बाद ये अपने आप को राजा घोषित किया और रंगपुर में हमला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1830 में इसको गिरफ्तार कर बाहर भेज दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल है, नीचे दिए गए कथनों में कथन और कारण है। अहोम विद्रोह के दमन के बावजूद अंग्रेजों को अंततः अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा और 1833 में ऊपरी असम को स्थानीय अहोम राजा को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है सही कि गलत। बोल रहा कि विद्रोह खत्म होने के बावजूद अंग्रेज को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि अहोम ने बहुत ही तेजी से और बढ़िया से लड़ा। इसके कारण क्या हुआ, 1833 में जो अपर असम है वो अहोम राजा को सौंपना पड़ा। ये बहुत ही परफेक्ट पॉइंट है। फिर बोल रहा है इसका कारण क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने के रणनीतिकारों को यह दूरदर्शी भय था कि बाहर के व्यक्तियों को अहोम साम्राज्य पर थोपने से स्थानीय अहोम जनजाति कभी भी बड़ा विद्रोह कर सकती थी जिससे कंपनी को नुकसान होता। ये बिल्कुल सही कि हारने के बाद वो क्षेत्र इस कारण दिया अहोम राजा को ताकि वो भविष्य के विद्रोह से बचना चाहता था। एक दो दोनों कारण सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, मतलब हार के भी अहोम जीत गया बाजीगर। दूसरा सवाल यहाँ पे ये है, अहोम विद्रोह के प्रमुख नेताओं और उसकी कालक्रम घटनाओं के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला 1828 का विद्रोह याद है। 1828 के विद्रोह में सबसे पहले कौन आया, गोमधर कोंबर आया, जिसने पहला सशस्त्र प्रयास किया, अपने आप को राजा भी घोषित किया था और रंगपुर पे हमला भी किया था। ये मतलब अहोम विद्रोह जैसे पढ़ते हैं तो अलग अलग फेज में अलग अलग नेता आते हैं। उसके बाद 1830 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था कोंबर को। 1830 के बाद कौन आया, रूपचंद्र कोंबर और धनंजय बोरगोहेन के नेतृत्व में दूसरा विद्रोह योजना हुई। तो इसके साथ थे ना रूपचंद्र कोंबर, धनंजय बोरगोहेन, जयराम फुकून, तो वो सब आए। फाइनली 1833 में युद्ध की समाप्ति हुई तो समझौता हुआ। अहोम विद्रोह के दबाव में आकर कंपनी ने किसके साथ समझौता किया था, महाराज पुरंदर सिंह नरेंद्र के साथ। इसी को ऊपरी असम दिया था और नाम मात्र का राजा नियुक्त किया।
तो ये वाला पॉइंट कैसे याद होगा दोस्त कि किसके साथ ये समझौता करके अप्रिय ऊपरी असम दिया था? तो याद है शिवाजी के समय भी पुरंदर की संधि हुई मुगलों के साथ। ऐसे पुरंदर की संधि ऐसे याद रखो, पुरंदर याद रहेगा बिल्कुल। कब? 1833 में पुरंदर की संधि। फिर यहाँ पे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात 24 से 26 के पश्चात अंग्रेजों के साथ हुए अहम विद्रोह 1828 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यांडों की संधि 1826 के बाद कंपनी के अधिकारियों ने अहोम क्षेत्र से अपनी सेना वापस ले ली और अहोम राजवंशी की स्वतंत्रता को बहाल करने का वादा किया। बिल्कुल ये बोला था कि यांडूब की संधि के तहत अपनी सेना को वापस ले लेंगे और वादा किया था कि हम इस क्षेत्र को छोड़ देंगे, लेकिन विश्वासघात किया और उस क्षेत्र में रहा अंग्रेजों ने वादा ना निभाते हुए अहोम क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने का प्रयास किया। बिल्कुल विश्वासघात किया। अहोम अभिजात वर्ग और किसानों की जो पारंपरिक पाइक सिस्टम था उसको भी समाप्त कर दिया। बिल्कुल अहोम विद्रोह के दौरान विद्रोही ने कंपनी शासन के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक को अपनाया और ब्रिटिश चौकियों पर हमले किए। याद है ना, गोमधर कोम्बूर रंगपुर पे हमला किया था। अब आइए यहाँ पे वर्ष 1833 में ब्रिटिश सरकार ने पैसिफाइंग पॉलिसी शांति समझौता के तहत ऊपरी असम का क्षेत्र किसे सौंपा? तो 1833 में क्या किया था? शांति का समझौता। कैसे याद कराए थे? पुरंदर का संधि, तो पुरंदर सिंह के साथ। अहोम विद्रोह किस ऐतिहासिक घटना के बाद तुरंत हुआ? याद कराए थे, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। इसके बाद यांडूब की संधि हुआ था जिसके तहत धोखा दे दिया। यांडूब की संधि के तहत अब जो अहोम का पंगा होने वाला है वो मुगलों से होने वाला है। अब जो अहोम का पंगा होगा वो मुगलों से होगा, अहोम वर्सेस मुगल। ये कब हो रहा है? तो 1615 से लेकर 1682, मतलब कि औरंगजेब के आने से पहले, है ना। 1615 से 1682 यही हुआ। औरंगजेब का मृत्यु तो 1707 में हो रहा है, तो उसके आने से पहले ब्रह्मपुत्र घाटी पर नियंत्रण के लिए लड़ी गई लड़ाइयों की श्रृंखला थी। यानी कि अहोम और मुगल के बीच क्या है, क्यों पंगा हो रहा है? तो जो ब्रह्मपुत्र घाटी है उस पर किसका नियंत्रण होगा, इसी को लेकर पंगा थी। अहोम साम्राज्य ने मुगल साम्राज्यवादी विस्तार नीति का विरोध किया और लगभग 17 बार ये मुगल आक्रमण को झेलकर अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखा। 17 बार अहोम और मुगल के बीच पंगा हुआ। कारण क्या है? तो विस्तार की चाह। जो मुगल है वो पूर्वोत्तर में अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। पहला प्रमुख संघर्ष कब हुआ? 1615 से 1616 के बीच में मुगलों ने पहली बार समधारा में, कहाँ पे? समधारा में अहोम पर आक्रमण किया, लेकिन अहोम सेना ने मुगलों को बुरी तरह पराजित किया। यानी कि लड़ाई 1616 से ही होने लगा है सोडस महाजनपद में। फिर गुवाहाटी पे कब्जा और मीर जुमना का अभियान 1662 में। मुगल बादशाह जो औरंगजेब था वो अपने एक सेनापति को भेजा। किसको? मीर जुमला को। बोला कि जाओ तुम असम पे आक्रमण कर, अहोम राजधानी पे कब्जा करना। इससे अहोम राजा जो थे जयध्वज सिंह अब को भारी मुआवजा और अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी। तो यहाँ पे सवाल आता है किसको भेजा था औरंगजेब? मीर जुमला को। कब? 1662 में। ये सारा कहानी याद रहेगा। अब क्या आगे बढ़ते हैं कारण जानने के बाद। सरिया घाट की लड़ाई, ये आपके NCERT में भी दिया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। याद है जयध्वज सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद चक्रध्वज सिंह आते हैं। कौन?
चक्रध्वज सिंह, इसने मुगल को खदेड़ने का संकल्प लिया और लाचित बुरफुकन को सेनापति नियुक्त किया। मतलब जो सरिया घाट की लड़ाई, इसमें प्रमुख कौन है? चक्रध्वज सिंह और लचित बोरफुकन। कब हुआ? 1671। 1671 याद रहेगा, मतलब 1671 बैटल ऑफ सरिया घाट। इसमें मुगल सेनापति कौन थे? राम सिंह, राय राम। ठीक है। इसमें अहोम के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा, मतलब अहोम इसमें भी हरा दिया। फिर उसके बाद इतलौक का युद्ध हुआ 1682 में। इसमें क्या किया? इस निर्णायक युद्ध में मुगलों को असम से अस्थायी रूप से खदेड़ दिया, बाप रे बाप, और अहोम मुगलों के बीच हमेशा के लिए युद्ध समाप्त हो गया। तो इस तरीके से देखें कि अहोम मुगलों का संघर्ष मेनली 3 जगह हुआ था। एक तो आपको इसको भेजा था मीर जुमला को। उसके बाद 1671 में सरिया घाट का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ कौन था? लक्षित बुरफुकन और चक्रध्वज सिंह मुगलों को खदेड़ दिया। फिर इतखौली का युद्ध हुआ था 1682 में, और सरिया घाट के युद्ध में सेनापति कौन था? मुगल राम सिंह। अब आते हैं यहाँ पे, प्रसिद्ध सरिया घाट का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? सोचो, शुरुआत में तो नहीं लड़ा गया होगा। 62 में मीर जुमला को भेजा गया, 82 में तो इतलौक का युद्ध हुआ था, तो बच गया डेट कौन? सरिया घाट का युद्ध 1671 में हुआ। सरिया घाट के युद्ध में अहोम सेनापति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राय से क्या है? राम। तो राम तो कर रहा था उसका मुगलों का राम सिंह। लचित बुरफुकन। राजा कौन था? चक्रध्वज सिंह। किस मुगल सूबेदार ने सेनापति ने 1662 में अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा किया? 1662 मतलब औरंगजेब भेजा किसको? मीर जुमला को। राजा राम सिंह कब है? सरिया घाट के युद्ध में है सेनापति। फिर यहाँ पे अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच चलीरा घाट की संधि किस वर्ष हुई? 1663 में, जब मीर जुमला क्या किया? ध्वज सिंह को संधि करवाया। अहोम मुगल संघर्ष के दौरान वो अंतिम निर्णायक युद्ध कौन था जिसके बाद मुगलों को असम से सदा के लिए पीछे हटना पड़ा? था खोली का युद्ध। खोली मतलब धागा खोल दिया इसमें। जो अहोम है इसमें मुगलों का धागा खोल दिया 1682 में। मुगलों के आक्रमण के समय अहोम साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती थी? देखो पहला ही ऑप्शन दिया ब्रह्मपुत्र, नहीं, मेनली थी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी को लेकर लड़ाई, लेकिन पश्चिमी सीमा मानस नदी मान रखा, मानस नदी। सरिया घाट के युद्ध के समय मुगल का सेना कौन था? राय राजा राम सिंह। अब ये वाला जो सवाल है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी बार यूजीसी नेट में पूछा था हमसे, लेकिन इससे पहले एनसीईआरटी में भी अहोम के बारे में और कुछ फैक्ट है ना, तो वो देख ले रहे। देखो अब यहीं से जो है क्लास 8 के जो एनसीईआरटी में भी अहोम दिया हुआ है, 8 या 7 में है। पहला सवाल है, अहोम ने किस दशक तक उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण शुरू कर दिया था? इसका मतलब रे भाई, अहोम जो है बारूद और तोप का भी प्रयोग कर रहा था। कब तक? कैसे याद कराए थे? 16 महाजनपद में बारूद का निर्माण शुरू कर दिया। पाठ में उल्लिखित है कि अहोम ने 1530 के दशक में ही आग्नेय शास्त्र का उपयोग शुरू कर दिया, लेकिन 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का भी निर्माण शुरू कर दिया। मतलब आग्नेय शास्त्र तो 1530, पहले ही आग्नेय शास्त्र 1530, लेकिन 1616 के दशक में उच्च स्तरीय बारूद और तकनीक का 16 महाजनपद में बारूद निर्माण शुरू, इसे याद कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, देखो इसका नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि 1671 में जो सरिया घाट का युद्ध हुआ तो इसमें मुगल सेना को पराजित करने वाला अहोम सेनापति कौन था? देखो कितना बढ़िया है। राजा पूछे तो कौन था? तो चक्रध्वज। ये कौन था अहोम को पराजित करने वाला? तो लचित बुरफुकन। कितना इंपॉर्टेंट नाम है।
औरंगजेब भेजा था इसको। मुगल औरंगजेब। गटकटंगा के लोग मुख्य रूप से किस व्यापार के माध्यम से समृद्ध हुए? गटकटंगा शब्द है ये मेनली एक समृद्ध राज्य था अहोमों से संबंधित, जो जंगली हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्य में निर्यात करने के लिए प्रसिद्ध था। तो गटकटंगा हाथी। फिर है यहाँ पे सवाल, अहोम ने आग्नेय शस्त्र का इस्तेमाल कब शुरू कर दिया था? 30 में फिक्स। 1662 में किसके नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पे हमला किया? तो देखो सब एनसीईआरटी की बात है। 1662 में पूछ रहा है। 1662 में याद है मीर जुमला को भेजा था। राम सिंह को सरिया घाट युद्ध में 1671 में। अब कत्तन और कारण पे सवाल। यहाँ बोला 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1600 दशक तक आते आते अहोम राज्य तकनीकी रूप से एक अत्यंत उन्नत और सैन्य शक्तिशाली बन चुके थे। बिल्कुल सही है। अहोम ने मुगलों के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए पहली बार बारूद और तोपों के निर्माण की तकनीक 1662 में मीर जुमला को पूरी तरह खदेड़ कर किया। ये बिल्कुल सही है। इस समय तक ये लोग बारूद वगैरह ये सब का प्रयोग करने लगे थे। ये सही है लेकिन आर गलत है। 1660 के दशक में तो ये किया, लेकिन ये देखो क्या बोल रहा है, मीर जुमला के नेतृत्व में जब मुगलों ने आक्रमण किया तब बहादुरी से लड़ने के बावजूद अहोमों की पराजय हुई, ना कि खदेड़ा। तो ये सही है। देखो मीर जुमला से हार गया था अहोम, एक ही बार हारा था मीर जुमला से, क्योंकि जुमला गिरी कर दिया। ठीक है, तो मीर जुमला से हार गया था, बाकी सब बार हराया ये लोग। सराय घाट का युद्ध हो चाहे इतखौली का युद्ध हो। ठीक है, अब आइए यहाँ पे अहोम, अरे यार कहाँ गया, अहोम साम्राज्य पे। अहोम साम्राज्य के संदर्भ में विचार कीजिए। अहोम ने भूस्वामियों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरीके से अपनाकर अपने नए राज्य की नींव रखी। बिल्कुल सही बात है। जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से अपनाकर नए राज्य की नींव रखी। दूसरा, 16वीं सदी के दौरान चोटियों और कोचहोजों के राज्यों ने अपने साम्राज्य में मिलाया। मतलब 16वीं सदी के दौरान अहोम ने एक तो चोटियों 1523 में और कोचहोजो 1581 में के राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया। बिल्कुल सही है, चोटियों और कोचहोजो। अब ये भी पूछ सकता है, चूंकि एनसीईआरटी का सवाल है तभी आयोग बहुत तिहत्तर है, कब कब मिला है? 23 में और 81 में। कोचहोजो को 23 में, कोचहोजो 81 में और चोटियों को 23 में। याद करो तो चोटी को मसल देगा 23 में। हो जो काशी, हो जो काशी 81, हो जो काशी 81, चुट्टी को मसल देंगे 23 में। फिर से सरिया घाट के प्रसिद्ध युद्ध में अहोम सेनापति लचित बुर्फोकोन था ने मुगल शासक औरंगजेब की सेना को पराजित किया था, जिसका नेतृत्व अंबर के शासक राम सिंह कर रहे थे मुगलों की तरफ से। बिल्कुल सही है। तो बी सही है, दूसरा तीसरा सही है। पूरी तरीके से अपना कर नहीं, ठीक है, बल्कि अपना कर नहीं, क्या लिखा है, दमन करके। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, पुरानी व्यवस्था को दमन करके। फिर गटकटंगा का जो पतन हुआ और उसके नीति का मूल्यांकन के ऊपर सवाल, मुगलों के नीति के मूल्यांकन के ऊपर सवाल। गटकटंगा राज्य के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष पाठ के आधार पर तार्किक रूप से निकाला जा सकता है? मुगलों की सैन्य जीत के बावजूद उन्होंने स्थानीय राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य का एक हिस्सा गोंड राजवंश के ही एक सदस्य को सौंप दिया, लेकिन फिर भी यह राज्य बुंदेला और मराठों के सामने टिक नहीं सका। तो गटकटंगा राज्य के बारे में ये याद रखना है कि मुगलों के सैन्य जीत के बावजूद
उसने स्थानीय राजनीतिक संतुलन को बनाए रखा और राज्य का एक हिस्सा गोंड राजवंश के ही एक सदस्य को सौंप दिया, लेकिन फिर भी यह राज्य बुंडेला और मराठों के सामने टिक नहीं सका। ये लाइन याद रखना है। पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में नहीं लिया। गढ़कटंगा के जीत के बावजूद गढ़कटंगा के बारे में और याद रखना है। दूसरा, सी वाला ऑप्शन क्यों गलत है कि मुगलों ने जीत के बावजूद अपने राज्य का एक हिस्सा अपने पास रखा और शेष हिस्सा रानी दुर्गावती के पुत्र को सौंप दिया। नहीं, पहली बात तो नियंत्रण रखा ही नहीं, बल्कि एक भाग अपने कब्जे में लिया और शेष भाग जो वीर नारायण के जो चाचा थे चादर शाह को दे दिया। वीर नारायण के चाचा चादर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा केवल कृषि प्रधान नहीं था, वो हाथियों का भी बताते ना, गढ़कटंगा हाथी का व्यापार करता था। पाठ के अनुसार मुगलों ने लूट के में सिक्के और हाथी लिए, एक हिस्सा खुद रखा, बाकी चंदर शाह चादर को दे दिया। इस विभाजन और हार के बाद गोंड राज काफ़ी कमज़ोर हो गया। अब बाद में जो शक्तिशाली बुंडेला और मराठे उनके खिलाफ संघर्ष में असफल रहे। यहाँ पे भी अहोम के बारे में और दिया है। अहोम समाज में खेल का क्या अर्थ है, बहुत पूछा था सवाल। तो कुलों का विभाजन, कुल का विभाजन क्या बोलते हैं, खेल। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिसे खेल कहा जाता। अक्सर एक खेल के नियंत्रण में कई गांव होते और दस्तकारों की कमी के कारण वे अक्सर निकटवर्ती क्षेत्रों से आते हैं। अहोम इतिहास में बुरंजी क्या है, तो बुरंजी बताए थे ना, रिकॉर्ड, ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बुरंजी बोलते हैं, बुरका रिकॉर्ड, जो कि असमिया भाषा में इसका अनुवाद किया गया। फिर है, किस राजा के काल में हिंदू धर्म अहोम राज्य का प्रधान धर्म बन गया, तो शिव सिंह, नाम ही है शिव है, शिव सिंह। 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा, राजा द्वारा जमीन दान में दी गई। शिव सिंह के शासनकाल के दौरान हिंदू धर्म मुख्य रूप से ये बन गया। अहोम समाज में कवियों और विद्वानों के सम्मान में और सहायता के रूप में क्या दिया जाता है, तो अनुदान और जमीन दिया जाता। फिर यहाँ पर और अहोम समाज के बारे में, अहोम समाज के बारे में बताना है, प्रशासनिक और जनसांख्यिकी की व्यवस्था के बारे में बताना है। अहोम राज्य पूरी तरीके से स्वैच्छिक श्रम पर आधारित थी। कभी स्वैच्छिक श्रम पर कोई राज्य आधारित हो सकता है? नहीं। 17वीं सदी के पूर्वार्ध तक आते आते अहोम प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होने लगा। नहीं, सेंट्रलाइज था। क्या था? सेंट्रलाइज था। अहोम, तो ये भी गलत। अहोम राज्य एक व्यवस्थित जनगणना कराई, बिल्कुल, ये जनगणना कराया था। अहो तो जनगणना कराएगा अहोम, अहोम का जनगणना कराया कि अहोम लोग कितना है। जिसके बाद घनी आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों का ट्रांसफ़र किया गया, जिससे पुराने कुल यानी कि क्लैन जो होता है वो टूट गया। तो जो क्लैन था, पहले तो घनी आबादी से कम जगह वाले लोग को आबादी किया गया, जिससे कि जो क्लैन है पुराना कुल टूट गया। तो ये देखो, पढ़ लो, पुराने अहोम कुल टूट गए। कितना है यार इसमें। अब इसमें मिलाना है तुमको शब्द सब। गढ़ मतलब क्या है? 84, मतलब कि गढ़कटंगा और 84 गाँवों से मिलकर बना था, यही है। टांडा मतलब क्या होता है? कारवा, कारवा होता है एक लाइन से चलना, टांडा। पाइक मतलब क्या होता है? श्रमिक, सेना श्रमिक। कुल मतलब क्या होता है? खेल, याद है ना, कुल को बांटने क्या बोलते थे? खेल। शिव सिंह कौन थे? जो अहोम राज्य में संबंधित है। गढ़कटंका का संबंध किससे? दुर्गावती से भी संबंधित है। शिव सिंह अहोम राज्य में भक्ति शुरुआत किए थे, हिंदू पूजा। पाइक शब्द का क्या अर्थ है? तो अहोम राज्य के लिए अनिवार्य सेवा देने वाला मजदूर, मतलब तुमको देना ही पड़ेगा। ये स्टेटमेंट पढ़ाए थे, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, जबरन काम लिया जाता था, इन्हीं पाइक बोलते थे। ये पाइक प्रणाली अहोम में प्रचलित थी। वर्णों के भीतर पैदा होने वाली नई और छोटी श्रेणी को क्या कहा जाता? तो नई और छोटी श्रेणी को क्या कहा जाता जो वर्ण के भीतर पैदा हो रहे? तो जातियाँ।
टांडा मतलब, टांडा किसको बोलते थे? कारवा को। बुरंजी बोर्ड का रिकॉर्ड। अब यहाँ पे देखते हैं, धार्मिक और सामाजिक बात पे बताइए अहोम के बारे में। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम राज्य में हुए धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष सबसे सटीक और तार्किक है? तो सी, अहोम राज्यों ने हिंदू धर्म को प्रधान धर्म के रूप में स्वीकार तो किया, लेकिन उन्होंने अपनी जो पारंपरिक जनजातीय आस्था है उसको भी नहीं छोड़ा। कैसे छोड़ देगा? साथ ही उन्होंने कला, नाटक और साहित्य का भी अनुवाद किया और बढ़ावा देकर एक परिष्कृत समाज का निर्माण किया। तो नया चीज़ भी अडॉप्ट कर रहा है, पुराना भी रख रहा है, इसको समाप्त नहीं कर रहा है। एक चीज़ समाप्त किया था, जो पुरानी व्यवस्था है, पहला ही सवाल आया था तो उसको पूरा तरीके से दमन किया था। तो ये क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, पढ़ लो। अब जो है इसको बारे में बताना है। अहोम समाज, संस्कृति और कृषि व्यवस्था के संबंध में जो कथन दिए गए उसको बताएं। अहोम समाज मूल रूप से वर्ण व्यवस्था पे कड़ाई से आधारित था और इसमें कुलों का कोई महत्व नहीं था। बिल्कुल, अहोम समाज में कुल का कोई महत्व नहीं था, कुल का महत्व था। इसी को तो खेल बोलते थे। जो इधर से घाना विवादी जाने से कम विवादी वाली जाने जगह पे एक क्लैन टूट भी गया था। कुल अहोम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में तकनीक नवाचार करते हुए चावल की खेती के नए तरीके अमलम से लाए। बिल्कुल, ये अहोम लोग हैं, कृषि क्षेत्र में तकनीक का नवाचार किया और चावल की खेती करना सीखा। अहोम समाज में राजा की शक्ति सर्वोपरि थी। वो ग्राम समुदाय की इच्छा के विरुद्ध जाकर भी किसी भी क्षण किसान की भूमि छीन सकता था नहीं। ये चीज़ क्या है? गलत है, ये चीज़ नहीं कर सकता। ये देखो अहोम समाज में कुल का कितना महत्व है। अहोम समाज कुलों में विभाजित थी, जिसको खेल बोला जाता है, और ये वर्ण आधारित समाज थी। याद है ना? अहोम समाज मूल विभाजन खेल था। अहोम समाज का मूल विभाजन क्या था? क्या सब लिखा हुआ? खेल था। ये तो बता ही दिए। अब हम लोग अहोम के बारे में पूरा पढ़ लिए, एनसीईआरटी में भी, एक्स्ट्रा भी। अब इसमें हमको यूजीसी में पूछा सवाल, इसको सजाना है। ये जो इवेंट है इसको अहोम किंगडम में इसको सजाना है। बताओ क्या होगा, कैसे सजाएंगे? ये तो पता है, कोच बिहार कोच हो जाओ कब हुआ था? कोच हो जाओ काशी में हो जाओ तो 1581। 1581। चीटियों में विभाजन 1523 में हुआ था। ठीक है। ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ अहोम किंगडम कब हुआ था? ये बताए थे कब एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश? 1828 में विद्रोह किया था और फाइनली एनेक्स हुआ था 1833 में। रुद्रा सिंह टू इन्वेड बंगाल। अब बताओ, कोच हो जाओ, एनेक्सेशन ऑफ कोच हो जाओ बाय अहोम। अब अहोम कब कोच हो जाओ को एनेक्स कर लेगा? बताओ। अब इसको देखते हैं आंसर क्या क्या होगा। देखो, अहोम लोग जो है कोच साम्राज्य, कोच बिहार और कोच हो जाओ का विभाजन 1581 में किया। बताए थे ना? विभाजन कब किया? हो जाओ काशी में। इसमें नारा नारायण की मृत्यु के बाद जो राज्य में उनके पुत्र थे लक्ष्मी नारायण, कोच बिहार उनके भतीजे थे धूरदेव, कोच हो जाओ का बीच विभाजित किया। तो पहले विभाजन होगा। फिर प्रताप सिंह द्वारा जो है मिलिशिया यानी कि परायक प्रणाली का पुनर्गठन किया जाएगा। कब? 1603 में। कौन? पायक प्रणाली। इसमें बोरबोराओं की मदद से श्रम और सैन्य सेवा को संगठित करने के लिए पायक प्रणाली औपचारिक कर दिया। उसके बाद क्या होगा? अहोमों का
कोच सुझाव का विलय कर देगा 1613 में। हालांकि संघर्ष पहले से ही शुरू था, लेकिन बाद में इसका विलय हो जाएगा। फिर रुद्र सिंह द्वारा बंगाल पर आक्रमण कर पाइकों का लामबंदी कर देगा। आखिरी में अहोम द्वारा अहोम साम्राज्य का विलय 1826 में यांडूब के संधि के बाद हुआ है कि नहीं। सबसे लास्ट में तो विलय ही होगा। तो ये सब कहानी है, याद रहेगा। मेरी आपको एनसीईआरटी में याद है ये वाला डेट, एनसीईआरटी वाला, एक सेकंड लगाते हैं। फिर ये एनसीईआरटी का डेट दिया हुआ है कि 1523 में चूटियों को मिलाया, 1581 में कोच होजाओ को अहोम साम्राज्य में मिलाया गया, याद है। अब यहाँ पर है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान खुटकुट्टी का कार्यकाल भारत में किस में प्रचलित है। खुटकुट्टी व्यवस्था किस में प्रचलित था? छोटा नागपुर क्षेत्र में। कहाँ पे? छोटा नागपुर, कोल क्षेत्र, कोल विद्रोह में, याद है ना खुटकुट्टी। फिर यहाँ पर पोलीगार विद्रोह के संदर्भ में कथन चुने। पोलीगार विद्रोह के संदर्भ में पहला कथन है, पोलीगार दक्षिण भारत से संबंधित, न कि बंगाल से। बिल्कुल, एक स्थानीय नागरिक सेना थी जो सैन्य सेवा के लिए बुलाए जाते थे, बदले में उनको जमीन दी जाती थी। विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने पोलीगार प्रणाली को जमींदारी व्यवस्था के साथ बदल दिया। बिल्कुल, कि बोला कि तुमको सेना उना काहे बनेगा, तुमको अब हम जमींदारी बनाते रहे। तो ये दोनों क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। पहले पोलीगार विद्रोह जो है, याद है 18वीं सदी के अंत में हुआ था। ये डेट याद रखो, 18वीं सदी के अंत में हुआ था। पोलीगार किस क्षेत्र में हुआ था? तब कंफ्यूजन होगा कि तमिलनाडु में हुआ था कि कर्नाटक में हुआ था कि महाराष्ट्र में हुआ था। तो तमिलनाडु, मुथु, पोलीगार मुथु। फिर यहाँ पे एक सवाल कि बिहार में, याद है, बकासत आंदोलन हुआ था, इसका आयोजन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? अब ये सोचना है, मुख्य रूप से बकासत में कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े होंगे, वही ना मुख्य रूप से जुड़े होंगे। लेकिन मुख्य रूप से बोल रहा है, ये नहीं, ये लोग भी जुड़े थे, लेकिन मुख्य रूप से ये। इतिहास में बकासत भूमि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो किसानों द्वारा किराए पर ली गई जो भूमि है, इसी का मतलब होता है बकासत। बिहार में बकासत संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जमींदार जो है ना, वो किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, जो वो भूमि किराए पर लिए थे। तो आंसर क्या होगा? मुख्य रूप से स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1930 के दशक में 38 के आसपास चला था, है ना, ये आंदोलन। बकासत, बकासत भूमि का अर्थ है स्वयं की खेती की जाने वाली भूमि। देखो यहाँ पे गलत बता दिया, ये किराए पर नहीं, स्वयं की खेती की जाने वाली जमीन होगा। बकासत शब्द फारसी से आया है, जिसका अर्थ स्वयं की खेती की जाने वाली खेती या वैसे जमीन थी जो कानूनी रूप से जमींदार के पास थी, लेकिन उस पर किसान सालों से खेती कर रहे थे। किराए पर नहीं लिया था, सालों से खेती कर रहे थे। मंदिर के दौर में लगान ना चुका पाने के कारण जमींदार किसानों से इस खेती को चुन लिया। मतलब ये जो ज़मीन है वो ज़मींदार का ही है, लेकिन किसान बहुत दिन से खेती कर रहा है, लेकिन अचानक से इसको निकाल दिया। फिर यहाँ पे बिहार में बकासत संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बकासत संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जमींदार द्वारा जो है किसानों को उनकी ज़मीन से छीन लिया गया, यही तो था, है कि नहीं। बकासत आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता कौन थे? तो उपरोक्त सभी स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, राहुल सत्यान, राहुल छपड़ी अंबाड़ी क्षेत्र में था, अंबाड़ी आंदोलन का नेतृत्व। यदुनंदन शर्मा गया में, कार्यनंदन शर्मा मुंगेर में, मुंगेर के बरहिया टाल में, है कि नहीं। तो ये सब थे प्रमुख किसान नेता। यदुनंदन शर्मा गया में, कार्यनंदन मुंगेर में, छपरा अम्बेर आंदोलन, मेन तो ये थे। बिहार में बकासत संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जमींदार द्वारा किसानों को उनकी ज़मीन से मंदी के दौर में ढकेल देना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का वार्षिक सम्मेलन दिसंबर 1938 में कहाँ आयोजित किया गया, जहाँ बकासत आंदोलन का संकल्प लिया गया था? तो ये वैनी, दरभंगा में,
बकासत आंदोलन के लिए दरभंगा, बहनी दरभंगा में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बकासत भूमि की समस्या को हल करने के लिए बकासत भूमि पुनर्बहाली अधिनियम रिस्टोरेशन ऑफ बकासत लैंड किस वर्ष पारित किया गया? तो काम 35। पहले तो ये एक्ट आएगा तब तो विद्रोह होगा, तो काम नहीं, 1938 में ही किया गया। कब? जब पहली बार, ये देखो क्या लिखा हुआ है, किसानों का भारी विरोध और आंदोलन दबाव के कारण जब 1937-38 में पहली बार कांग्रेस सरकार बनी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, तो बिहार बकासत भूमि पुनर्बहाल अधिनियम करना पड़ा। अरे तुम्हें ना सोचो, पहले विद्रोह होगा तब तो एक्ट बनेगा, तो यही कारण है। फिर बिहार में 1781 में विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित आते हैं, तो